नमस्कार दोस्तों, भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2024 का जो एस्टेट था उसकी डेट आ गई है। जुलाई में एग्ज़ाम है, तो फिर से एक बार शुरू करते हैं ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारियां। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्रैक्टिस सेट। हिंदी साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्न इसमें शामिल है। जिस तरह से एस्टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो ताकि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकें कि आपको कितनी अच्छी तैयारी हुई है। और 60 में से आपके 45 नंबर तो करेक्ट होने ही चाहिए। तो आपका कितना स्कोर है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एचटेट की तैयारी के लिए। पहला प्रश्न है, षणमातुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? और विकल्प है हमारे षणम धन आतुर, 2 षण धन आतुर, 3 षण धन मातुर और 4 षट धन मातुर। तो जैसा कि आपको पता है, षणमातुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? षट धन मातुर होगा, क्योंकि ट जो है वो न में चला जाता है, जैसे कि आपको पता है व्यंजन संधि का नियम है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2, डेढ़ चावल की खिचड़ी बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और विकल्प है हमारे अपनी प्रतिभा दिखाना, 2 अत्यधिक निर्धन होना, 3 अलग अलग राय रखना, 4 किसी तरह समय व्यतीत करना। तो डेढ़ चावल की खिचड़ी बनाने का अर्थ है अपनी अलग अलग राय रखना। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है? देखिए ये टॉपिक जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य के लिए भी, और अगर आप नेट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बोली उपभाषा में से आपका जो है एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो हमें बताना है कौन सी पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित है। विकल्प है हमारे 1 बुंदेली, 2 बघेली, 3 ब्रजभाषा, 4 बांगरू। देखिए पूर्वी हिंदी भाषा से जो संबंधित है वो है बांगरू बोली। ठीक है, विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, राजश्री शब्द किस समास का उदाहरण है? और विकल्प है हमारे 1 तत्पुरुष समास, 2 कर्मधारय समास, 3 बहुव्रीहि समास और 4 द्वंद्व समास। तो राजश्री किस शब्द का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, किंवदंती शब्द का अर्थ क्या है? विकल्प है 1 विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकले, 2 प्राचीन परंपराओं का पालन करने वाला, 3 कठिनाइयों से समझ में आने वाला और 4 जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित हो। तो किंवदंती क्या होता है? जो बात पूर्व काल से लोगों में कह सुनकर प्रचलित होती है उसे हम किंवदंतियाँ या किंवदंतियाँ कहते हैं। ठीक है, तो विकल्प 4 जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, वर्तिष्य शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों का सही अनुक्रम क्या होगा? और विकल्प है हमारे व, धन अ, धन र, धन त, धन स, य, धन अ। ठीक है, तो इस तरह से हमें विकल्प दिया है। दूसरा विकल्प है च, धन अ, धन स, धन र, धन य, धन अ। तीसरा विकल्प है य, धन अ, धन त, धन स, धन य, धन र और धन अ। और अंतिम विकल्प है हमारा य, धन अ, धन त, धन स, धन र और धन अ, धन य। ठीक है, तो वर्तिष्य जैसा कि हमें पता है कि वैसे ही शुरू हो रहा है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो शब्द जिस अक्षर से शुरू हो रहा है, जिस शब्द से शुरू हो रहा है, वर्तनी में भी जो है जब हम उसकी ध्वनियाँ करेंगे तो वही पहले आएगा। तो पहला ही विकल्प हमारा जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 देखिए, निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्दों का सही युग्म छांटिए। और हमारे युग्म दिए गए हैं 1 उपकार अपकर्ष, 2 उन्मुख सम्मुख, 3 आसक्त अनुरक्त और 4 अवार्चिन और प्राचीन। तो हमें बताना है विपरीतार्थक शब्द। तो चौथा विकल्प जो है अवार्चिन और प्राचीन जो है सही युग्म है। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 8, कमल शब्द के लिए कौन सा सही पर्यायवाची है? और विकल्प है हमारे अरविंद, हेरब, उत्पल और जलज। दूसरा विकल्प है अंबुज, पुंडरीक, हिरण्य, अबज, सोना। तीसरा है कोकनद, पद्म, पंकज, राजीव और अंतिम है वारिद,
अरविंद, अंबुज और शशांक। तो हमें कमल के लिए बताना है, तो कमल के लिए कौन से पर्यायवाची होंगे? विकल्प 3 में जो है वो सभी कमल के लिए प्रयुक्त किए जा सकते हैं, कोकनद, पदम, पंकज और राजीव। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, पुष्कर अनेकार्थी शब्द से संबंधित शब्द नहीं है। पुष्कर से कौन सा संबंध नहीं है? विष्णु, बाण, आकाश या फिर तालाब। तो पुष्कर अनेकार्थी शब्द से जो संबंधित शब्द नहीं है वह है विष्णु। पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 देखिए, पर्यवेक्षण में प्रयुक्त दोनों उपसर्गों का सही क्रम क्या है? पर्यवेक्षण, तो परि, धन, परि और अब। ठीक है। दूसरा विकल्प है पर और वे। तीसरा विकल्प है परि, वी और चौथा विकल्प है प्र, वी। देखिए, पर्यवेक्षण में 2 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, पहला है परि और दूसरा है अब। तो पहला ही विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखिए, कौन सा विकल्प शब्दकोश के अनुसार शब्दों का सही क्रम है? 1 विजय, विवेक, वीरता, वज्र। 2 कवि, किसलय, शूद्र, कौमार्य। 3 सच, सत्य, सात्य, संसार। और 4 दंत, दैत्य, हुम और द्रोण। ठीक है। तो अगर हम शब्दकोश के अनुसार सही शब्दों का क्रम लगाते हैं तो विकल्प 4 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है शब्दकोश में सबसे पहले अनुस्वार और विसर्ग को स्थान दिया जाता है। तो दंत में जो है पहले स्थान पे आएगा और उसके बाद दैत्य, उसके बाद हुम और अंत में द्रोण। तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, तत्सम तद्भव शब्दों का कौन सा युग्म उचित नहीं है? और विकल्प है हमारे गुफना, गूचना। 2 द्विपट, दुपट्टा। 3 हरिद्रा, हरख। 4 श्रेष्ठी और सेठ। तो तत्सम तद्भव शब्दों का जो युग्म उचित नहीं है वो क्या है? हरिद्रा और हरख। ठीक है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से शुद्ध शब्द छांटे। और विकल्प है हमारे 1 अधीन, 2 इप्सित, 3 उपरोक्त और 4 तदोपरांत। तो देखिए, इसमें हमें छांटना है शुद्ध शब्द, तो इप्सित जो इप्सित है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, दाल भात में मूलचंद लोकोक्ति का अर्थ क्या है? विकल्प है हमारे बेकार में दखल देना। 2 धनी द्वारा निर्धनों का शोषण करना। 3 मिलजुल कर काम करना और 4 अनमेल विवाह। तो दाल भात में मूलचंद लोकोक्ति का अर्थ होता है बेकार में दखल देना। पहला ही विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, व ध्वनि है। व ध्वनि कौन सी ध्वनि है हमें बताना है। विकल्प है हमारे 1 स्पर्श, मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण। 2 स्पर्श, मूर्धन्य, अघोष, महाप्राण। 3 स्पर्श, मूर्धन्य, अघोष, अल्प प्राण। और 4 स्पर्श, दंत्य, अघोष और अल्प प्राण। ठीक है। तो वह जो ध्वनि है वो कैसी है? स्पर्श, मूर्धन्य, अघोष और अल्प प्राण। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखिए, किस समास में प्राय योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है? और विकल्प है हमारे 1 अव्ययीभाव समास, 2 द्विगु समास, 3 द्वंद्व समास या फिर 4 बहुव्रीहि समास। तो जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वो होता है द्वंद्व समास। जैसा कि आपको पता है द्वंद्व समास में दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, कोई भी किसी पर आश्रित नहीं होता, तो इसलिए उसमें योजक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। और विकल्प है हमारे मैं मन ही मन में बहुत पछताया। 2 सबसे नमस्ते करो। 3 वह अखबार पढ़कर के सो जाएगा, वह अखबार पढ़ कर के जाएगा। और 4 कमरे में पानी भर जाने से दीवार ढह गई। ठीक है। तो शुद्ध वाक्य अगर हम देखें इसमें तो विकल्प 4 जो है वो सही हो जाएगा, कमरे में पानी भर जाने से दीवार ढह गई। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, अवज्ञा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विकल्प है हमारे 1 अ, 2 अव, 3 अच और 4 अवज्ञ। तो अवज्ञा में जो है कौन सा उपसर्ग है? अव उपसर्ग है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल
सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यण संधि का उदाहरण नहीं है? और हमारे विकल्प हैं 1 त्रिअक्षर, 2 मातृच्छा, 3 व्याप्त और 4 स्वेच्छा। तो यण संधि का उदाहरण स्वेच्छा जो है नहीं है। चौथा विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 देखिए, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? 1 ब्राह्मी, 2 अपभ्रंश, 3 खरोष्ठी और 4 ब्राह्मण। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, रस सिद्धांत ग्रंथ के रचनाकार हैं? 1 सत्यदेव चौधरी, 2 बलदेव उपाध्याय, 3 नगेंद्र, 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो रस सिद्धांत ग्रंथ के जो रचनाकार है वो कौन है? नगेंद्र है। विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे लोकमंगल की सिद्धावस्था का सिद्ध कवि कहा है? और विकल्प है हमारे 1 सूरदास, 2 कबीर, 3 तुलसी और 4 चंद्र बरदाई। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोकमंगल की सिद्ध अवस्था का सिद्ध किसको कहा है? सूरदास जी को कहा है। पहला ही जो विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और सूरदास को जो है पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है, वात्सल्य का सम्राट भी कहा जाता है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 23, अभिनव गुप्त ने किस आधार पर आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है? और विकल्प है हमारे सांख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन या फिर न्याय दर्शन। तो अभिनव गुप्त जी ने वेदांत दर्शन के आधार पर जो है भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या की है। विकल्प 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? 1 अभिनव गुप्त, 2 क्षेमेंद्र, 3 भामहा, 4 आनंद वर्धन। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है। चौथा विकल्प जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बरवे किस प्रकार का छंद है? और विकल्प है हमारे 1 सममात्रिक, 2 अर्ध सममात्रिक, 3 विषम मात्रिक, 4 अमात्रिक। तो बरवे जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद है। विकल्प 2 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 26, रीतिरात्मा का विषय यह किसका कथन है? 1 वामन, 2 मम्मट, 3 क्षेमेंद्र, 4 आनंद वर्धन। तो रीतिरात्मा का विषय यह वामन का कथन है। वह जो पहला ही विकल्प है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखिए, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे? कौन थे? 1 मदन मोहन मालवीय, 2 पुरुषोत्तम दास टंडन, 3 बाल गंगाधर खरे और 4 गोविंद वल्लभ पंत। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक पुरुषोत्तम दास टंडन थे। दूसरा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28, अंडे के छिलके एकांकी के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे मोहन राकेश, उदय शंकर भट्ट, राजकुमार वर्मा और जगदीश चंद्र माथुर। तो अंडे के छिलके किसका है? मोहन राकेश का है। पहला ही विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 देखिए, ठलुआ क्लब निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? और विकल्प है हमारे 1 अज्ञे, 2 गुलाब राय, 3 राजकुमार वर्मा, 4 पांडे बेचैन शर्मा उग्र। तो ठलुआ क्लब किसका है? गुलाब राय का है। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30, पारिजात उपन्यास के रचनाकार कौन है? विकल्प 1 काशीनाथ सिंह, 2 रामदरस मिश्र, 3 मृदुला गर्ग, 4 नासिरा शर्मा। तो जो पारिजात उपन्यास है वो नासिरा शर्मा का है। विकल्प 4 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध युग्म को छांटिए। और विकल्प है हमारे खूंटियों पर टंगे लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लोग भूल गए हैं, रघुवीर सहाय, मगध काव्य धूमिल और बुनी हुई रस्सी भवानी प्रसाद मिश्र। तो जो इसमें अशुद्ध युग्म है वो कौन सा है? मगध काव्य जो है धूमिल का है, यह अशुद्ध है। ठीक है, यानी कि वो धूमिल जी का नहीं है। तो विकल्प 3 हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32, हिंदी के प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक कौन थे? विकल्प 1 पंडित जुगल किशोर, 2 पंडित राजनाथ,
3 पंडित मदन मोहन और 4 पंडित जगन्नाथ। तो हिंदी के जो प्रथम समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड के संपादक थे वो थे पंडित जुगल किशोर। ठीक है, पहला ही विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 देखिए, किस तार सप्तक में केदार सिंह की कविताएं संकलित हैं? 1 तार सप्तक, 2 दूसरा तार सप्तक, 3 तीसरा तार सप्तक और 4 चौथा तार सप्तक। तो केदारनाथ सिंह जी जो हैं तीसरे तार सप्तक के कवि हैं, तो इसलिए इनकी जो रचनाएं हैं वो तीसरे तार सप्तक में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? और विकल्प है हमारे 1 जैमिनी, 2 गौतम, 3 पतंजलि, 4 कपिल मुनि। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है कपिल मुनि माने जाते हैं। चौथा विकल्प हमारा सही होगा। प्रश्न संख्या 35, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? और हमारे विकल्प हैं 1 सुमित्रा नंदन पंत, 2 रामधारी सिंह दिनकर, 3 अज्ञे और 4 महादेवी वर्मा। तो देखिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसके लिए मिला था? तो चितंबरा के लिए दिया गया था। 1968 ईस्वी में जो है यह पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था। ठीक। प्रश्न संख्या 36, कवयित्री मीराबाई के गुरु थे कौन थे? नरहरिदास, रैदास, सूरदास या फिर राघवानंद। तो कवयित्री मीराबाई के गुरु रैदास थे। दूसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 37, जैनेन्द्र द्वारा रचित मुक्तिबोध रचना किस विधा के अंतर्गत आती है? 1 काव्य, 2 जीवनी, 3 नाटक, 4 उपन्यास। तो मुक्तिबोध रचना जो जैनेन्द्र जी ने लिखी है वो एक उपन्यास है। तो विकल्प 4 जो है हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी? और विकल्प है हमारे 1 हंस, 2 सरस्वती, 3 भारत मित्र, 4 अभ्युदय। तो जयशंकर प्रसाद की जो आत्मकथ्य कविता है वो हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आत्मकथा विशेषांक में। तो पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 देखिए, हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन कार्य किया है? 1 समालोचक, 2 रूपाभ, 3 प्रभा और 4 वसुधा। तो हरिशंकर परसाई जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया है। चौथा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम किस कवि की पंक्ति है? विकल्प है हमारे 1 चरणदास, 2 हरिदास, 3 मलूकदास और 4 कबीरदास। तो अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो ये किसकी रचना है? मलूकदास जी की रचना है। तीसरा विकल्प जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, शिखर से सागर तक रचना में किसके जीवन को आधार बनाया गया है? 1 विष्णु प्रभाकर, 2 अज्ञे, 3 निराला, 4 जयशंकर प्रसाद। तो शिखर से सागर तक रचना में जो है निराला जी के जीवन को आधार बनाया गया है, इसलिए तीसरा विकल्प हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 देखिए, किस साहित्यकार ने गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहा है? और विकल्प है हमारे 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 2 महादेवी वर्मा, 3 जयशंकर प्रसाद और 4 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो गद्य को जीवन संग्राम की भाषा मानने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे। तो चौथा विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 देखिए, कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? विकल्प है 1 उपन्यास, 2 नाटक, 3 जीवनी और 4 आत्मकथा। तो कलम का सिपाही कैसी है? 1 जीवनी है। जीवनी विधा में लिखा हुआ जो है लिखी गई रचना है। तो विकल्प 3 जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 44, कबीर साहब से भेंट काल्पनिक साक्षात्कार के रचनाकार कौन है? 1 हरिशंकर परसाई, 2 यशपाल, 3 रामधारी सिंह दिनकर या फिर 4 महादेवी वर्मा। तो कबीर साहब से भेंट जो काल्पनिक साक्षात्कार है वो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 45 देखिए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्मकथा कुल कितने खंडों में संकलित है? और विकल्प है हमारे 1 4 2 6 3 5 या फिर 4 7।
तो हरिवंश राय बच्चन जी की जो है आत्मकथा वो कुल 4 भागों में संकलित है, ठीक है। और कभी कभी जो है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा के जो खंड है उनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखिए, मोहन हाथी के समान मोटा है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? 1 अनुप्रास, 2 उत्प्रेक्षा, 3 उपमा और 4 श्लेष। तो मोहन हाथी के समान मोटा है, इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें उपमा दी जा रही है, ठीक है, तो इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 47 देखिए, कामायनी के रचनाकार हैं। ए पंत, 2 प्रसाद, 3 निराला, 4 राम कुमार वर्मा। तो कामायनी किसकी रचना है? कामायनी प्रसाद जी की रचना है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है कामायनी महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में, ठीक। आगे देखिए प्रश्न संख्या 48, अंधा युग किस विधा की रचना है? 1 एकांकी, 2 गीति नाट्य, 3 कहानी, 4 उपन्यास। तो अंधा युग जो है वो उपन्यास रचना है और अंधा युग लिखी किसने है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है यह उपन्यास, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष क्या है? और विकल्प है हमारे 1 1950, 2 1953, 3 1951 और 4 1954। तो मैला आंचल जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1954 है और यह पहला आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50, रजिया सज्जाद जहीर द्वारा रचित नमक कहानी की नायिका क्या नाम है? नायिका आएगा, ये मिसप्रिंट हो गया है, नायिका का क्या नाम है? और विकल्प है हमारे 1 भगतिन, 2 वहीदा, 3 सफ़िया और 4 अंजुमन। तो रजिया सज्जाद की जो रचना है नमक, उसकी जो नायिका है उनका नाम क्या है? सफ़िया उनका नाम है। तीसरा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 51 देखिए, ओजगुण का संबंध किस रस से है? 1 श्रृंगार रस, 2 भक्ति रस, 3 वात्सल्य रस और 4 वीर रस। तो ओजगुण का संबंध जो है वो भक्ति रस से माना जाता है। दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, उपमा अलंकार के अंग कौन से हैं? 1 3 2 4 3 5 या फिर 4 6, ठीक है। तो देखिए जो उपमा अलंकार है उसके कितने हैं? 4 अंग माने जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 53, अज्ञेकृत एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? विकल्प है हमारे उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण या फिर जीवनी। तो एक बूंद सहसा उछली एक यात्रा वृत्तांत है जो अज्ञे जी द्वारा लिखा गया है। तो विकल्प 2 जो है वो हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 54 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है? विकल्प है हमारे 343, 2 346, 3 345 और 4 347। तो भारतीय संविधान में जिस अनुच्छेद में राजभाषा का दर्जा मिला है हिंदी भाषा को वह है 343। पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 देखिए, मानक हिंदी वर्णमाला में हिंदी स्वरों की कुल संख्या कितनी है? और विकल्प है हमारे 1 9, 2 10, 3 11, 4 12। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी स्वरों की संख्या कितनी है? 11 मानी गई है। तो तीसरा ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के खंडों का सही अनुक्रम क्या है? और विकल्प दिए गए हैं हमें भक्ति काल, भारतेंदु काल, भारतेंदु युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग, ठीक है। दूसरा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग और छायावादी युग। तीसरा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। इसके बाद है छायावादी युग, भक्ति काल, भारतेंदु युग और प्रगतिवादी युग। तो देखिए इसमें पूछा है हमें आधुनिक काल के खंड। तो आधुनिक काल के खंड का जब हम सही अनुक्रम करते हैं तो भक्ति काल जिसमें है वो तो होगा ही नहीं, क्योंकि भक्ति काल तो अपना अलग ही काल है। तो इसलिए भक्ति काल जिसमें भी आया है उसे जो है हम एलिमिनेट
कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है दो विकल्प, दूसरा और तीसरा। तो देखिए सबसे पहले है भारतेंदु युग, उसके बाद द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद छायावादी युग आता है, छायावादी युग के बाद प्रगतिवादी युग आता है, और प्रगतिवादी युग के बाद क्या आता है, प्रयोगवादी युग आता है, प्रयोगवादी युग के बाद क्या आता है, नई कविता नवगीत का युग आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विकल्प 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 57, जन्म काल के आधार पर सही अनुक्रम क्या होगा? 1 सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई। 2 कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। 3 तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, और अंतिम है कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई। तो जन्म काल के आधार पर अगर सही अनुक्रम में इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो विकल्प 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न संख्या 28, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, ये किस रचना की पंक्तियां हैं? और विकल्प है हमारे 1 प्रिय प्रवास, 2 साकेत, 3 कुरुक्षेत्र और 4 भारत भारती। तो दिवस का अवसान समीप था, ये प्रिय प्रवास से ली गई पंक्तियां हैं, पहला ही विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न जो संख्या है 59, वो क्या है कि निम्न में से कौन सा कवि नकेनवादी नहीं है? विकल्प है हमारे 1 नरेश मिश्र, 2 नरेश मेहता, 3 नलिन विलोचन शर्मा और 4 केसरी कुमार। देखिए नकेनवाद जो है वो 3 जो है कवियों ने मिलकर बनाया है, और उनके तीनों के जो नाम का पहला अक्षर है उसी से मिलकर नकेन शब्द बना है। न से नरेश मेहता, ठीक है, न से बनता है नरेश मेहता, दूसरा है के से बनता है केसरी कुमार, ठीक है, के से क्या बनता है, केसरी कुमार, और तीसरा है न, जिसका बनता है नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, तो इस तरह से बन जाता है हमारा नकेनवाद, लेकिन उसमें नरेश मिश्र सम्मिलित नहीं है, तो पहला ही विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 60, आज का अंतिम प्रश्न, पाश्चात्य काव्य जगत में मनोविश्लेषणात्मक वाद का प्रवर्तक माना जाता है? विकल्प है हमारे T.A. ह्यूम, कार्ल मार्क्स, फ्रायड या फिर सॉरेन किर्केगार्ड। तो देखिए पाश्चात्य काव्य जगत में मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक फ्रायड को माना जाता है, तो तीसरा विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। ये थी हमारी आज एचटेट के ऊपर पहली वीडियो के प्रैक्टिस सेट। आपको कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, उसके लिए धन्यवाद। अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को ये साथ भी शेयर करें जो भी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं।